नमस्कार दोस्तों, 24 जुलाई के करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसका प्रतिनिधित्व किया है रविशंकर प्रसाद ने। और इन्होंने ये जो है एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इसको हेड किया है सऊदी अरब ने। और इन्होंने इसमें क्या कहा है कि वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसको बनाने के लिए और भारत में जो मोदी जी का विजन है कि भारत में निवेश करने पर, उस पर जोर दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। डीबीटी जो स्कीम हमारी चल रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, उस पर जोर दिया। डिजिटल ट्रांसफ़र जो स्कीमें हैं, डिजिटल ट्रांसफ़र, उन पर जोर दिया गया। और गरीब वर्ग के प्रति जो कार्य कर रही है सरकार, जैसे उनको राशन उपलब्ध कराना, उनको डायरेक्ट पैसे उपलब्ध कराना और उनको एमएसएमई में लोगों को रोज़गार देना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको पैसे देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैसे डाटा ट्रांसपेरेंसी के बारे में काफ़ी जोर दिया गया। और डाटा सॉवरेन राइट जो हैं उस पर जोर दिया गया, अर्थात जिसका डेटा है उसका अधिकार है कि अपने डेटा को सेव करके रख सके, अर्थात डेटा प्राइवेसी जो है को बहुत बड़ा जो है कंसर्न दिया गया है। इसको किसने चेयर किया है? तो इसको चेयर किया है सऊदी अरब ने। अच्छा, चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साद। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस एंड स्टील हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर समिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स की जो बैठक है उसमें भाग लिया है। और जो हर्षवर्धन सिंह जी हैं वो G20 के हेल्थ मिनिस्टर की वर्चुअल बैठक में उन्होंने भाग लिया है। ऐसे जो निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने भी जो पहली वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने अपना पहला रोवर मार्स मिशन लॉन्च किया है? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लॉन्च किया है चीन ने। देखिए, चीन का ये एक्चुअली ये पहला नहीं है। चीन ने इससे पहले भी एक कोशिश की थी 2011 में युनघुओ नाम से, और इसको जो है उसने रशिया के सहयोग से लॉन्च किया था, लेकिन ये फेल हो गया था। उसके बाद में चीन ने जो है अभी अपना जो है कल के दिन लॉन्च किया है अपना फर्स्ट रोवर मिशन। और इसको जो उसने लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से और वेन चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें क्या जाएगा? इसमें देखिए, एक ऑर्बिटर रहेगा, एक लैंडर या रोवर रहेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है तियानवेन। नाम इम्पॉर्टेंट है, तियानवेन 1। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? तियानवेन, इसका अर्थ है क्वेश्चन टू हेवन इसका नाम है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या करेगा? देखिए, इसमें जो वर्क हैं वो जो हमारा मार्स ऑफ मिशन गया था उससे काफ़ी हाईटेक होंगे, ज़्यादा इसमें वर्क करेगा। जैसे मार्फोलॉजी एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखेगा, जो उसकी सरफेस है उसके सॉइल का, उसमें जो है कैसा मटेरियल है सॉइल में, मृदा में, उसको देखेगा। और जो वाटर आइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर उसको भी देखेगा। और सरफेस मटेरियल का जो कंपोजिशन है, अर्थात किस उस सरफेस में जो है जो सॉइल है उसमें क्या कितने प्रतिशत में मिला हुआ है, इन सब चीज़ों का भी देखेगा। अच्छा, एक डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई को क्या किया गया था? होप ऑर्बिटर लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? यूएई द्वारा। और यूएई जो है ऐसा लॉन्च करने वाला ये 5th नेशन बना है। अगर ये सफल हो जाता है तो अब ये एक कंपटीशन रहेगा चीन और यूएई के बीच में कि हु इज़ द बिकम द 5th नेशन, तो ये देखना होगा। अच्छा, इस होप का नाम जो था, जो अरबी नाम था वो क्या था? अल अमल। तो याद रखिएगा। इसको जो है जापान के H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया था। H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये जापान का था। अगर हम बात करें एक डेट 30 जुलाई का डेट जो है, उस दिन जो है नासा का भी एक मार्स रोवर लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें चीन की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रैन मिनवी। देखिए, नासा के बारे में एक प्रश्न याद रखिएगा मार्स से ही रिलेटेड। देखिए, जो भारत नासा का फुल फॉर्म जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक भारतीय मूल की हैं बनीजा रूपानी। इन्होंने पहला सैटेलाइट जो हेलीकॉप्टर है, पहला हेलीकॉप्टर जो मार्स के लिए बनाया गया है उसका नाम दिया है। और उसका नाम क्या दिया गया है? इनग्यूनिटी। ठीक है, ये इसका नाम दिया है। ये किसने दिया है? ये वनीजा रूपानी ने दिया है। ये भारतीय मूल की हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। किसने मणिपुर में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी इसकी आधारशिला रखते हुए, इसको जो है उद्घाटन करते हुए, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, जो अगर आप मैप में देखें तो ये पड़ता है हमारा मणिपुर,
लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, देखिए मणिपुर है, मेघालय है, जहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर जो फ्रेश वाटर वो उपलब्ध नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है उसका हिली रीजन। दूसरी, पहला तो एक हिली रीजन, दूसरा जो है वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा उतना इनिशिएटिव ना लेना, उतना वर्क ना करना, इसलिए वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों का अभाव है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत फ्रेश वाटर हाउस होल्ड टैप कनेक्शन को स्टार्ट किया है। अर्थात स्वच्छ जो घर होंगे, उस स्वच्छ पानी होगा, स्वच्छ पानी जो होगा उन सभी घरों में पहुंचाने के लिए टैप वाटर, अर्थात उनके घर में जो है पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्री हमारे बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और ये इस 17वीं लोकसभा में बनाया गया नया मंत्रालय था, इससे पहले मंत्रालय नहीं था। अच्छा, ये जो है इस लक्ष्य को पूरा करना है 2024 तक। हर घर जल मिशन जो चल रहा है, हर घर जल मिशन जो चल रहा है उसको 2024 के अंतर्गत पूरा करना है। और इसके लिए जो है देखिए, याद रखिएगा, एनडीबी जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसने जो है 3054 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये जो है मणिपुर के 16 डिस्ट्रिक्ट में 2,80,756 जो है घरों में पहुंचाया जाएगा। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो मणिपुर की गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, इनका नाम याद रखिएगा, और मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। तो नजमा हेपतुल्ला, एन वीरेन सिंह, और राजधानी है इम्फाल। ऐसे ही देखिए इसमें जो है और भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, जैसे मेघालय में बजट दिया गया है, उड़ीसा में बजट दिया गया है, असम में बजट दिया गया है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में। तो इन सभी स्टेट में जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी बजट अलॉट किया गया है। किस बैंक ने 100% पेपरलेस खाता खोलने के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है? देखिए ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, देखिए आप 100% जो है पेपरलेस पहली चीज़ होगा, और डिजिटल सिर्फ असिस्टेंट होगा, मतलब आप घर बैठकर ही खाता खोल सकेंगे। इसके लिए आपको बैंक जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जो है ऑनलाइन सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकेंगे। इसमें 1 लाख रुपए तक आप जमा निकासी एक दिन में कर सकेंगे, और आधार से वेरीफाई होगा, और OTP के द्वारा जो है ये चलाया जा सकेगा। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में, गुजरात में, और इसके MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा। तो इसे भी याद रखिएगा, MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा। तो अगर हम कुछ और बात करें, अभी आज ही के दिन में देखिए एयरटेल पेमेंट ने जो है एक स्कीम लॉन्च की है। क्या किया है उसने? NSDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ में समझौता किया है, क्योंकि जो रूरल एरिया है उसमें जो है जो यूथ है उसको जो है फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए। ठीक है, और अभी एयरटेल ने कुछ दिन पहले सुरक्षा सैलरी नाम से अकाउंट ओपन करने के लिए एक कदम उठाया था, जो MSME के लिए था, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। और अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो इसने जो है देश का पहला मोबाइल बेस्ड अकाउंट ओपनिंग खोला है, अर्थात इसमें जो है ऐप के माध्यम से आप जो है अकाउंट खोल सकेंगे, और उसका नाम रखा है इंडस कॉर्पोरेट। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, और इसको जो है बिल्कुल उससे कंफ्यूज मत करिएगा, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को इंस्टा फ्लेक्सी कैश से। इंस्टा फ्लेक्सी कैश ये किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था ICICI बैंक ने। ठीक है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की कुल ऊर्जा का 60% नवीकरणीय स्रोत से कब तक प्राप्त कर लेगा? तो ये प्राप्त कर लेगा 2030 तक। ये हमारे जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं RK सिंह, इन्होंने बताया है कि जो ये 60% जो ऊर्जा होगी वो रिन्यूएबल सोर्स से आने लगेगी, नवीकरणीय स्रोत से आने लगेगी। कब? 2030 तक। ये किसके अंतर्गत किया जाए? देखिए, जो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने UN में स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 2022 तक हम जो है 175 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन जो है जो नवीकरणीय जो साधन है उनसे करने लगेंगे। अर्थात नवीकरणीय साधन जैसे सोलर है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, इनसे करने लगेंगे। ठीक है, तो उसमें लेकिन जो बेसिक फोकस किया जा रहा है वो सोलर और विंड पर ही किया जा रहा है, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक को इतना शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये जो है टारगेट पूरा कर लिया गया है, और 175 गीगावाट के टारगेट को 190 गीगावाट तक पहुंचा दिया गया है। इतना 2022 तक कवर कर लिया जाएगा, और 2030 तक 510 गीगावाट ये टारगेट रखा गया है, जिसमें से 450 रहेगा आपका सोलर और विंड से, और 60 रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से। तो ये जो है कब तक किया जाएगा? 2030 तक। तो इसमें दो चीज़ें जो याद रखनी है वो याद रखिए, 2022 तक 190 गीगावाट
और 2030 तक 510 गीगावाट। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये कब किया जाएगा? 2030 तक। और हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो राज्य मंत्री हैं RK सिंह। भारत ने किस देश में फिशरीज सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मास प्लांट बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये देखिए, आप मैप में देख सकते हैं मालदीव के साथ में, यहाँ मालदीव पड़ता है। ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा जो उसका एक आइलैंड पड़ता है, कौन सा? पुट्टू आइलैंड, उस पर किया जाएगा। देखिए 3 जगह डिसाइड की हैं, 3 प्लांट खोले जाएंगे। माराधू, प्रोनाउंसिएशन विल बी इनकरेक्ट, एंड हुलथुधू एंड हितुधू। ठीक है, तो माराथुधू, हुलथुधू एंड हिताधू। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा $1.5 मिलियन दिए जाएंगे, अर्थात $15 दिए जाएंगे। तो इसे याद रखिएगा। और इसको कहाँ किया जाएगा? इसको किया जाएगा अड्डू सिटी में। ठीक है, अड्डू सिटी याद रखिएगा। अच्छा, अड्डू सिटी पड़ती कहाँ? अगर मैप में हम देखेंगे तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर ये पड़ता है अड्डू सिटी। और ये जो है इंडिया के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है भारत के जो है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन को काउंटर करने के लिए अड्डू एयरपोर्ट को जो है काफ़ी डेवलप किया जा रहा है इंडिया के सहयोग से ही। तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें मालदीव की, तो इसकी करेंसी है इस रुपया, मालदीवियन रुपया, और राजधानी है माले। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। अभी कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। देखिए, एक संजीवनी मिशन के तहत हमारे देश से जो क्या हुआ था, बहुत सारे जो है सुविधाएं पहुंचाई गई थी, मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाए गए थे। कहाँ पर? मालदीव में। उसके बाद में अभी जो है जो क्रिटिकल इक्विपमेंट थे, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, तो वो भी अभी पहुंचाए गए हैं। कहाँ? मालदीव में। और मालदीव के साथ में और भी कई सारे समझौते हुए हैं, उनके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे समुद्र सेतु याद रखिएगा। वहाँ से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो मालदीव से लाने के लिए लगभग 1000 छात्रों को लाया गया था, और उसको जो है मिशन समुद्र सेतु के अंतर्गत लाया गया था। उसके लिए INS जलाश्व, INS मगर, इनका यूज़ किया गया था। और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। WTO में कौन सा देश ऑब्जर्वर देश का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश बन गया है? तो ये बन गया है तुर्कमेनिस्तान इसमें दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश बन गया है। इससे पहले इसमें 24 देश थे। और ये जो है सेंट्रल एशियन कंट्री का एक देश है। इसके आसपास के लगभग सारे देश जो है इसमें जो है ऑब्जर्वर कंट्री में थे, और ये अगले 5 सालों के लिए इसमें ऑब्जर्वर रहेगा। और इसमें जो है भारत ने भी इसका सहयोग किया है। ठीक है, और इसमें जो है अगर हम बात करें WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 164 मेंबर हैं, और जिसमें 25 जो है ऑब्जर्वर हैं। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, तो हैं रोबर्टो CD अजरवेडो। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये जो है मई में रिक्वेस्ट की गई थी, और अभी जो है जो परसों बैठक हुई उसमें जो है इसको ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा मिल गया है। सिंगापुर डेवलपमेंट बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 2020 में GDP की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6%। ये इस बार की GDP जो है 6% रहेगी, अर्थात 6% डाउन जाएगी, क्योंकि इस वर्ष जो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं कम हुई हैं। तो ये भी जो है इसमें जो है श्रिंक आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, अर्थात जिसकी जो ग्रोथ रेट होगी तो वो माइनस में 6% जाएगी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें सिंगापुर डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका जो है हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, और इसके जो CEO हैं वो हैं पीयूष गुप्ता। तो इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, इसका रीज़न क्या है, उन्होंने जो रीज़न बताया उन्होंने ये बताया, देखिए अपने यहाँ जो महाराष्ट्र है, जो तमिलनाडु है, जो गुजरात है, जो हमारी देश की जो GDP है उसका लगभग 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। महाराष्ट्र 14%, तमिलनाडु 8.5% और गुजरात 8%। जब इन तीनों जगहों पर काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, और उसके बाद में जब ओपन भी हुआ, तो यहाँ की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं थी। यहाँ के कोरोना केस ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पर जो गतिविधियाँ थी, जो व्यापारिक गतिविधियाँ, वो स्टार्ट नहीं हो पाई। इस वजह से ऐसा बताया गया है। अच्छा, इसने जो है पहले भी एक बताया था, इसने पहले बताया था कि ये -4.8% तक रहेगी, लेकिन अब इसने इसको रिवाइज कर दिया है। अब बताया है कि -6% तक जाएगी। अगर हम कुछ देखो, अभी मैंने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले और रेटिंग एजेंसी की, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, अगर इंडियन रेटिंग एजेंसी की बात करें, देखिए फिक्की ने बताया है 4.5% माइनस में जाएगी। RBI ने बताया है
कि 1.5% माइनस में जाएगी और SBI ने बताया है 6.8% माइनस में जाएगी। हम बात करें और वर्ल्ड में, IMF ने बताया है कि 4.5% माइनस में जाएगी, वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि 3.2% जाएगी और ADB ने बताया है कि 4% माइनस में जाएगी। ऐसे जो क्रिसिल है, फिच है, उसने 5% बताया है, केयर रेटिंग एजेंसी ने 6.4% बताया है, मूडी 4% और OECD ने 3.7% तक अर्थव्यवस्था गिरने का अनुमान लगाया है। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर एलायंस पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है? देखिए, ये बन गया है निकारागुआ और ये 87वां देश है, जिसमें से 67 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको रेक्टिफाई कर दिया। ये हस्ताक्षर करने वाले देश हैं और ये रेक्टिफाई करने वाले। अच्छा, रेक्टिफाई और हस्ताक्षर करने में क्या अंतर क्या है? ये कि जो उसका एजेंडा है उसको उन्होंने हस्ताक्षर कर लिया, अर्थात मान लिया है, और रेक्टिफाई का मतलब अपनी संसद में, अपने संविधान से, अपने जो है कैबिनेट में उसको पारित कर दिया है और अपने देश में लागू करने के लिए उसकी कोई ना कोई योजना बना ली है। ये हुआ कहाँ से? देखिए, इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है। अगर हम बात करें ISA की, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है, हम एक ऐसा इंटरनेशनल संगठन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है वो है ISA, इंटरनेशनल सोलर एलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। देखिए, जब 2015 में जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे फ्रांसिस होलांडो, उन्होंने उस समय जो है पेरिस में इसको समझौते को रखा था। उसके बाद में मोदी जी ने और वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने जो है 11 मार्च 2018 में इसकी शुरुआत की। कहाँ से? न्यू दिल्ली में, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और इसमें जो है इसके डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखिएगा, वो हैं उपेंद्र त्रिपाठी और हेडक्वार्टर तो मैंने बता ही दिया गुरुग्राम में। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे जो है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। बिजनेस काउंसिलिंग की हुई वर्चुअल बैठक में किस देश ने डेवलपमेंट प्रोग्राम को को डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत UAV बनाने का समझौता किया है? ये किया है अमेरिका ने। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है। इसमें अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और हमारी जो निर्मला सीतारमण, के सुब्रमण्यम, नितिन गडकरी, आज सभी ने भाग लिया। उधर से जो है माइक पोम्पियो वगैरह और कई सारे वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया। इसमें जो कुछ चर्चाएं हुई उनके बारे में बात करता हूँ। देखिए, उसकी थीम पहले याद रखते हैं। पहली चीज़ तो ये चर्चा किसके बीच में हुई? ये हुई USIBC के बीच में, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के मध्य। ठीक है, इसको गवर्न किया इंडिया ने और US ने। देखिए, दोनों देशों का जो थीम थी वो थी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। और इसमें जो है इंडिया ने जो बिंदु रखे हैं वो क्या किया है? दोनों देशों के मध्य जो पोस्ट कोविड संबंधों पर चर्चा की गई कि अर्थात कोरोना ख़त्म होने के बाद में संबंध कैसे होंगे। और भारत ने एक चीज़ और रखी है मोदी जी ने कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी लास्ट ईयर रैंकिंग 63 थी, उसे हम टॉप 50 में लाने के लिए। और मोदी जी ने यहाँ पर ये भी बताया कि जो FDI में इस बार हमारा कारोबार था, पिछली बार 2019 में ये $74 बिलियन हुआ था, जो कि पिछले साल से 20% अधिक था। और इस बार भी उन्होंने बताया कि अप्रैल से जुलाई तक ये लगभग $20 बिलियन हमारे देश में FDI के माध्यम से आ चुका है। मोदी जी ने तकनीकी, स्वास्थ्य, इंश्योरेंस और उड्डयन क्षेत्र, रक्षा, निर्माण आदि क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है। अगर हम बात करें UAV की, देखिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने के लिए समझौता हुआ है। जो ड्रोन बनते हैं उनके लिए खासकर समझौता है। ये किसके मध्य होगा? ये देखिए, US जो एयरफोर्स है वो, जो IAF है, इंडियन एयरफोर्स है, उसके मध्य, और DRDO जो हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, और एक स्टार्टअप कंपनी रहेगी। अगर हम बात करें USIBC, तो इसकी जो हेड हैं वो कौन है? निशा बिस्वाल, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।